चलिए ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग इथिक्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि इथिक्स क्या है। और मैंने आपको दो दुविधाएं बताई। उन दो दुविधाओं में आपने देखा कि कैसे सारे पॉइंट ऑफ व्यू जिनके आधार पर उस दुविधा को सॉल्व किया जा सकता है, निर्णय लिया जा सकता है, सब सही लग रहे थे। आप किसी को बांसुरी दिलवा दीजिए, किसी को काम दिलवा दीजिए, कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें से कोई एक निर्णय पूरी तरह गलत होगा। ऐसा दूसरे किसी विषय में नहीं होता। आप 4 धन 3 जोड़ेंगे और उसके 3 उत्तर विकल्प में दिए गए हों 7, 9, 11, इनमें से केवल एक उत्तर सही होगा। 4 धन 3 केवल 7 होगा, 9 और 11 नहीं हो सकता। लेकिन यहां आप बांसुरी बच्चा जो ए है उसको दिलवा दीजिए, बच्चा बी है उसको दिलवा दीजिए, बच्चा सी है उसको दिलवा दीजिए, तीनों बातें सही हो सकती। एक स्टूडेंट जो लिखेगा कि बच्चा ए को बांसुरी मिलनी चाहिए, उसको भी अंक मिलेंगे, बच्चे बी को बांसुरी मिलनी चाहिए, उसको भी अंक मिलेंगे, बच्चे सी को बांसुरी मिलनी चाहिए ऐसा लिखे कोई, बच्चा सी है उसको बांसुरी मिलनी चाहिए ऐसा कोई लिखे, उसको भी अंक मिलेंगे। बस आपने बच्चे ए को बांसुरी क्यों दिलवाई, बी और सी के बांसुरी के दावे के ऊपर ए को वरीयता क्यों दी, यह समझाना होगा। तो एथिक्स एक डिसीजन मेकिंग का साइंस है, और जो डिसीजन आपने लिया उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा और यह भी दिखाना पड़ेगा कि दूसरे डिसीजन जो लिए जा सकते थे उनकी तुलना में आपने अपने किसी पर्टिकुलर डिसीजन को वरीयता क्यों दी। अगर आपको यह करना आता है, ये आप जानते हैं, और कहां कहां जानते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जानते हैं, फॉरेन पॉलिसी का कोई सवाल आएगा वहां भी आप जानते हैं, आरटीआई का कोई सवाल आ गया कि आरटीआई का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन आरटीआई का दुरुपयोग करने के कारण कानून डाइल्यूट किया नहीं जा सकता, क्योंकि कानून की जो अवधारणा है वो सशक्तिकरण पर टिकी हुई है। वो आइडिया अपने आप में सही है, लेकिन अगर आप कानून को डाइल्यूट नहीं करते तो उसका दुरुपयोग करके लोग सरकारी तंत्र को, उसके संसाधन को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। क्या करेंगे आप? आरटीआई के बारे में दुविधा हो सकती है, कड़े कानूनों के बारे में दुविधा हो सकती है। आप बहुत कड़े कानून बनाएंगे, पुलिस उसका दुरुपयोग करने लगेगी, उन्हीं कड़े कानूनों का डर पैदा करके घूस लेने लगेगी। कड़े कानून नहीं बनाएंगे तो अपराधी के मन में भय नहीं होगा। आप पुलिस को एनकाउंटर करने की छूट देंगे, पुलिस कुछ अपराधियों को मार गिराएगी, लेकिन कुछ समय बाद इन्हीं अपराधियों को मारते मारते पुलिस खुद भी अपराधी हो जाएगी। अगर आप मारने की छूट नहीं देंगे एनकाउंटर में तो अपराध खत्म नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय में बड़ा लंबा समय लगेगा न्याय मिलने में। क्या करेंगे आप? अब जो भी करेंगे उसको आप जस्टिफाई कैसे करते हैं, और आपके जस्टिफिकेशन के तर्क कितने मजबूत हैं, ये इस विषय का पूरा एक डोमेन है। तो एक तरीके से एथिक्स विषय उन तर्कों का विज्ञान है जिन तर्कों का प्रयोग करके हम दुविधाएं हल करते हैं, और दुविधा हल करने के बाद जिस निर्णय तक पहुंचते हैं उस निर्णय को जस्टिफाई करने का साइंस है ये। अब मैं कह रहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि एक क्लासिकल केस है आजकल, किसान आंदोलन। बड़ा रोचक मामला हो सकता है, इसमें भी डिलेमा है। आजकल दुनिया में डिलेमा की भरमार है, तो इसलिए इस साल का पेपर देखना बड़ा रोचक होगा कि उन्होंने किस तरह के सवाल पूछे। इस पैंडेमिक के समय में, महामारी के समय में जितने डिलेमा बने हैं उससे ज्यादा डिलेमा और कभी नहीं बने होंगे पिछले 20-50 साल में। बड़ा रोचक मामला है, देखिए किसान आंदोलन का।
लोकतंत्र में एक सरकार बहुमत से चुनकर आती है। आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब यही मानते हैं कि जनता ने 5 साल के लिए बहुमत से अपने कानून बनाने की शक्ति को अपने प्रतिनिधियों को या एक पार्टी को सौंप दिया। एक बार 5 साल में बहुमत मिलने के बाद, लेजिटिमेसी मिलने के बाद संसदीय प्रणाली में सरकार को कानून बनाने का हक है। अब सरकार कोई एक कानून बनाती है अपने इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, जो लोकतंत्र की मूल आत्मा है। लोकतंत्र की मूल आत्मा यही है कि या तो सर्वसहमति से कानून बने, और अगर सर्वसहमति नहीं हो सकती तो बहुमत से कानून बने। सर्वसहमति नहीं हुई तो मान लीजिए सरकार ने बहुमत से कानून बना दिया। बहुमत से बने कानून को, सपोज कीजिए कि देश में 70 करोड़ 80 करोड़ मतदाता है, जिनमें से जो सरकार चुनाव में जीती या जो पार्टी चुनाव में जीतकर सरकार बना रही है उसको 5 करोड़ 6 करोड़ वोट मिले हों, और विरोध करने वाले सिर्फ 4 लाख लोग सड़क पर उतर आए और कह दें कि हम इस कानून को नहीं मानते, ये कानून वापस लीजिए, ये कानून किसान विरोधी है। क्या आज 4 लाख किसान सड़क पर उतर आए, कल 50,000 स्टूडेंट सड़क पर उतर आए, परसों 2 लाख व्यवसायी सड़क पर उतर आए? क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय प्रणाली में चुनी गई सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून को सड़क पर भीड़ उतरकर ब्लैकमेलिंग करके बदलवा दे? क्या यह ठीक है? और अगर ऐसा होने लगा तो फिर कल से कानून रामलीला मैदान, करनाल बाईपास और गुड़गांव पर ही बनेंगे सड़क पर। 1-1.5 लाख लोगों की भीड़ हमेशा असंतुष्ट रहेगी। विपक्षी दलों को भी तो वोट मिलता ही है भाई। जिस चीज का विरोध विपक्षी दल करेंगे सरकार का, उनके समर्थक अक्सर सड़क पर उतर जाएंगे और कह देंगे कि हम इस कानून को नहीं मानते। और अगर आप उस कानून को रद्द कर दें तो इसका मतलब है कि जिन 6 करोड़ या 5 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया, क्या उनको भी अब सड़क पर उतरना चाहिए कि नहीं ये कानून लगना चाहिए? क्या 2 पक्ष विपक्ष में, एक तरफ 50 लाख लोग, एक तरफ 2 लाख लोग, ये सड़क पर उतरकर फैसला करेंगे? लोकतंत्र में रोज संख्या बल का प्रदर्शन सड़क पर होगा? कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए तर्क मजबूत लग रहा है कि अगर आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चुन लिया तो आप विरोध कर सकते हैं सरकार के कानून का, लेकिन यह नहीं कह सकते कि सरकार कौन सा कानून बनाए और कौन सा नहीं। बड़ा मजबूत तर्क लग रहा है। लेकिन लोकतंत्र में मान लीजिए कोई सरकार तानाशाही हो जाए, तानाशाह सरकार हो जाए, वो नागरिकों के अधिकार ही छीनने लग जाए, आपातकाल लगा के फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने लग जाए, क्या तब भी संसदीय लोकतंत्र के इसी तर्क से नागरिकों को सड़क पर नहीं निकलना चाहिए? अगर नागरिक सड़क पर नहीं निकलेंगे सरकार का विरोध करने के लिए, तो फिर तो इसका मतलब है कि सरकार कल कोई भी निर्णय ले ले, जनता को मूक होकर उसके निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या करें? अगर जनता पूरी दुनिया में सरकारों का निर्णय स्वीकार करने लग जाए तो लोकतंत्र में जनमत की ताकत से एक बार सत्ता हासिल करने वाला कोई व्यक्ति तानाशाह बन बैठे और उसी बहुमत का हवाला देते हुए वो संविधान के मूल भावना, फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे ऐसे हमारे अधिकार छीनता चला जाए, फिर तो जनता को तब भी संसदीय लोकतंत्र के हवाले से विरोध नहीं करना चाहिए। और अगर आप कहेंगे कि नहीं, जनता को अपनी समझ से विरोध करना चाहिए, फिर हमेशा कोई कानून बनेगा तो 130 करोड़ के देश में 20, 25, 50 लाख लोग तो असहमत रहेंगे ही। फिर ये हर बार सड़क पर उतरने लगे और कह दें कि हम सरकार की बात नहीं मानते, सरकार तानाशाह है।
यह तय कैसे होगा कि संसदीय लोकतंत्र में विरोध के अधिकार और सरकार के कानून बनाने के अधिकार के बीच में टकराव हो जाए? तो क्या करें? किसान आंदोलन यही है। 5,000 किसान करनाल बाईपास पर जमा हो गए, 4,000 किसान गुड़गांव के आसपास जमा हो गए, रोड ब्लॉक कर दिया। 6,000 किसान हैं जो धरने पर बैठ गए और रोज उस सड़क से गुजरने वाले 50,000 लोगों के लिए इनकन्वीनियंस पैदा हो गया। क्या ये 6,000 किसान जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी मेथड को कल से भारत में व्यवसायी, डॉक्टर, शिक्षक, नर्स, स्टूडेंट सब इस्तेमाल करने लगे और भारत के सारे हाईवे पर लोग उतर आए और चोक कर दें उसको अपनी अपनी मांग के लिए? क्या इसको एक वैध तरीका आप मानेंगे? और अगर आप कहें कि नहीं मानेंगे तो सवाल ये उठेगा कि कल मान लीजिए ऐसा ना करें, किसान अपने घर में रहकर मांग करें, तो जब सरकार सड़क जाम करने पर तो उनसे बात करके उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो जब अपने घर में रह के मांग करेंगे तो सरकार क्या सुनेगी? सुनेगी ही नहीं। तो सरकार और उनके मध्य वार्ता कैसे होगी? सरकार पर दबाव कैसे बनेगा? अपनी लेजिटिमेसी जो उनकी मांग की है उसका दबाव कैसे जनरेट करेंगे? इस तरह के डिलेमा को आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्या लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों के खिलाफ सविनय अवज्ञा का अधिकार मिलना चाहिए? जिस तरह का सिविल डिसोबीडियंस गांधी ने किया, क्या कल से देश में उस तरह का अधिकार सब नागरिकों को होना चाहिए कि लोग कहते हैं हम कानून ही नहीं मानेंगे? अलग अलग राज्य कहते हैं कि हम केंद्र का कानून नहीं मानेंगे, जनता कहते हैं कि हम केंद्र का कानून नहीं मानेंगे। आप सिस्टम कैसे चलाएंगे? और अगर सब कहते हैं कि हम केंद्र का कानून मानेंगे तो सवाल है कि फिर केंद्र ही अपनी सारी बातों को अपनी पार्टी लाइन कर, उसकी जो विचारधारा हो ये पूरे देश की जनता पर थोप दे, उसका विरोध आप कैसे करेंगे? इस तरह के क्लासिकल डिलेमा का जहां दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हम भी लोकतांत्रिक विरोध कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से कानून बनाया है, ऐसे लोकतंत्र के दो मायनों में विरोध हो। और ध्यान रखिए, जो निर्णय आप लेंगे इसमें किसान के पक्ष में जाएंगे तो आपको फिर उसी तरह का विरोध करने की आजादी, रोड ब्लॉक करने की आजादी कल से सबको देनी पड़ेगी। अगर लोग कहेंगे कि हम सड़क पर 20,000 लोग भी उतरकर कानून संसद का बदलवा सकते हैं, अगर आप ये स्टैंड लेंगे तो आपको इस लाइन को कंसिस्टेंट तरीके से मानना पड़ेगा कि फिर 20,000 लोग कोई भी सड़क पर उतर आए, उनको संसद के बनाए हुए कानून को रद्द करने का अधिकार होना चाहिए। और अगर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि संसद कोई कानून बना दे तो उसके बाद उस कानून के खिलाफ जनता उसको ब्लैंक चेक दे दे कि अब इसके खिलाफ कोई विरोध ही नहीं हो सकता। क्या करेंगे आप? ये विषय इसी तरह की दुविधाओं के पक्ष में आपको निर्णय लेना सिखाता है, बताता है कि ऐसी क्रिटिकल स्थितियों में आप निर्णय कैसे लेंगे। तो चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो अडानी अंबानी व्यवसायियों के पक्ष में सरकार के खड़े रहने और पूंजीवाद में व्यवसायियों की मदद करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको प्रमोट करने का एक तरफ मामला हो, और दूसरी तरफ जो राज्य की तमाम संपत्ति है उसको सरकार के हाथ में बनाए रहने का मामला हो, दोनों बातें अलग अलग सही प्रतीत होती हैं। किसानों की बात अलग सही प्रतीत होती है, सरकार की बात अलग सही प्रतीत होती है, या सरकार का तर्क कम से कम। स्टूडेंट्स की बात अलग सही प्रतीत होती है, सीए की जो सरकारी अवधारणा है उसमें भी तर्क है, उसका विरोध करने वालों में भी तर्क है। आप कैसे किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे? तो मैं एथिक्स में उसके सिलेबस में गए बिना अगर सामान्य बातचीत में विद्यार्थी को एक कहना चाहूं कि इथिक्स कौन सा विज्ञान है, तो मैं कहूंगा इथिक्स उस समझ का विज्ञान है जो ऐसे ही दुनिया भर के जटिल मुद्दों में राय और ओपिनियन बनाने की आपकी क्षमता बढ़ाता है, और आप में किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखाता है आपको, और यह समझा पाता है कि निर्णय तक पहुंचा कैसे जाता है, और जिस निर्णय तक आप पहुंचते हैं उसको आप जस्टिफाई या औचित्यपूर्ण कैसे ठहराते हैं। यह क्षमता अगर हमारी बढ़ती जाए
हमारे पास सभी मुद्दों के संदर्भ में इस तरह के तर्क बनते जाएं, तो उसी समझ और सीख को हम नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। पहले जो मैंने फेसबुक लाइव सत्र किए हैं, अक्सर उन फेसबुक लाइव सत्र में मैंने सिलेबस पर बात की है कि उसका पहला खंड क्या है, दूसरा खंड क्या है, तीसरा खंड क्या है, खंडों पर बात की। वो वीडियोस कुछ यूट्यूब पर है, कुछ ऐप पर हैं, इसलिए मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा हूं। एक छोटी सी बात और करके आज की बात रोकूंगा, फिर आगे इस पर चर्चा, क्योंकि एक दूसरी कक्षा भी, उसका भी समय हो रहा है। आज मैंने डिलेमा वाली बात बताई है आपको। अक्सर एक बात और है जिसको कह के मैं बात रोकूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि नैतिकता का पालन करना बड़ा मुश्किल काम है। नैतिकताएं किताबी तौर पर तो ठीक लगती हैं, लेकिन हम इनका संगत तरीके से पालन करते हुए जीवन नहीं जी सकते। एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो दिल्ली में बादली बाईपास के पास खड़ा हो, या इलाहाबाद में किसी चौराहे पर, या रायपुर में किसी चौराहे पर खड़ा हो, और हर वहां से गुजरने वाले ट्रक वाले से 40, 50, 100 रुपए की घूस ले रहा हो, आप उसके पास पहुंचिए, पूछिए कि ईमानदारी अच्छी चीज है कि नहीं। सिद्धांत में वो भी इसका जवाब यही देगा कि ईमानदारी अच्छी चीज है। आप पूछेंगे तुम घूस क्यों ले रहे हो, तुम बेईमानी क्यों कर रहे हो, वो कहेगा देखिए ईमानदारी सिद्धांत में अच्छी है, लेकिन मैं ट्रैफिक पुलिस का सिपाही हूं, सरकार मुझे 30,000 रुपया सैलरी देती है, रायपुर शहर में एक घर किराए का 12,000 रुपये 13,000 में मिलता है, 4,000 रुपया बिजली का बिल आता है, मैं भी अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल एक बच्चे की 4,000 रुपया फीस लेता है, 12,000 रुपये उनकी फीस हो जाती है। इसके अलावा मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, जो एक पिता की कामना होती है। अगर मैं जुटाना चाहता हूं और मैं गुणवत्तापरक जीवन जीना चाहता हूं, तो 30,000 रुपए जो सरकार मुझे सैलरी देती है उसमें कैसे संभव है? क्या कहेगा कि मैं बेईमानी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बेईमानी मुझे पसंद है, मैं बेईमानी इसलिए कर रहा हूं कि ईमानदारी के साथ गुणवत्तापरक जीवन संभव नहीं है। एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए मुझे एक मकान चाहिए, अपनी पूरी नौकरी के अंत में कम से कम मैं एक घर खरीदना चाहूंगा। आप मुझे 50,000 60,000 सैलरी देंगे और मैंने 20-25 लाख का भी रायपुर में एक मकान देखा, तो पूरे जीवन भर उसकी किस्त नहीं भर पाऊंगा। एक गाड़ी मैं भी खरीदना चाहूंगा, मैं भी अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल में पढ़ाना चाहूंगा। मैं गरीब हूं इसलिए मैं अपने बच्चों की क्षमता को बाधित तो नहीं होने देना चाहूंगा। मैं भी एक बीमा करवाना चाहूंगा कि मैं कल मर जाऊं तो मेरी पत्नी के पास कुछ आश्रय हो। बेसिक बुनियादी चीजें, टीवी, फ्रिज, सारे अप्लायंसेज जिनसे जीवन की गुणवत्ता बनती, खरीदना चाहूंगा। कैसे संभव है? क्या कहेगा? कहेगा कि हमारी दुनिया ईमानदारी से रहने के लिए बनाई ही नहीं गई है, इसलिए बेईमानी हमारी मजबूरी है। और अगर बेईमानी हमारी मजबूरी है तो ईमानदारी सैद्धांतिक तौर पर ठीक है, लेकिन ईमानदारी व्यवहारिक नहीं है। इस विषय में हम अपनी बहुत ऊर्जा इस बात पर भी लगाएंगे कि क्या वाकई ईमानदारी से गुणवत्तापरक जीवन जीना संभव नहीं है? क्या वाकई लोग इसलिए बेईमानी की तरफ जाते हैं कि आज वो बेईमानी और गुणवत्तापरक जीवन को आपस में जोड़ चुके हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसको आज हम दुनिया भर में सबसे प्रोमिनेंट नोशन मानते हैं कि हर आदमी गुणवत्तापरक जीवन जीता है, चाहता है, क्या वो बिना बेईमानी के संभव नहीं? अगर वाकई वो बिना बेईमानी के संभव नहीं तो इसका मतलब एथिक्स नाम के विषय को समाप्त कर देना चाहिए। और अगर संभव है तो ऐसे प्रभावशाली तर्क ढूंढे जाने चाहिए जो एक ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से लेकर एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को संतुष्ट कर सकें कि तुम बिना बेईमानी किए भी गुणवत्तापरक जीवन जी सकते हो। अगर इस तरह के तर्क आपके पास हैं जिनसे आप एक आम आदमी
और एक बुद्धिजीवी दोनों को संतुष्ट कर सकते हैं कि ईमानदारी केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहार में भी लाई जा सकती है, और ईमानदार होने से गुणवत्तापरक जीवन ना जी पाने के बीच कोई ऐसा तनावपूर्ण संबंध नहीं है। ईमानदारी और गुणवत्तापरक जीवन दोनों साथ साथ संभव है। इस विषय में कोर के तौर पर इसको सीखा और समझा जाता है कि नैतिक मूल्य कोई किताबी और कागजी चीज नहीं है, असल में यही आपके जीवन को गुणवत्तापरक बनाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बचपन में बहुत सारी चॉकलेट और मिठाइयां खाना चाहता है। माता पिता जब उसको रोकते हैं तो उस बच्चे को जो मिठाई खाने से तात्कालिक सुख मिल रहा होता है, चॉकलेट खाने से तात्कालिक सुख मिल रहा होता है, वो बच्चा उस समय अपनी सीमित समझ के कारण ये मानता है कि जो माता पिता मुझे ये चॉकलेट या जंक फूड नहीं खाने दे रहे वो मेरे दुश्मन है। कोई समझ नहीं पाता कि जिस बात से मुझे सुख मिल रहा है उससे माता पिता छीनना क्यों चाहते। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होता है 26 साल का, तब ये समझता है कि माता पिता अच्छा कर रहे थे कि मुझे चॉकलेट नहीं खाने दे रहे थे, और जब ये 34-35 साल में पिता बनेगा तो ये भी अपने बच्चों को ज्यादा चॉकलेट नहीं खाने देगा। जो चॉकलेट ये 5 साल की उम्र में ज्यादा खाना चाहता था वो 34 साल का होने के बाद अपने 4 साल के बच्चे को नहीं खाने देगा। कहीं एथिक्स में भी तो ऐसा ही नहीं कि जब हम ये समझते हैं कि बेईमानी अच्छी है तो कहीं बेईमानी उसी चॉकलेट की तरह तो नहीं है, और हम कहीं उस बच्चे की तरह तो नहीं है जो हमको रुचिकर लग रही। चींटा होता ना, चींटा गुड़ से चिपक जाता है और आप देखते हैं कि गुड़ से चिपक कर उसमें जान दे देता है, अपनी छोड़ता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेईमानी को हम उसी चींटे की तरह पकड़ कर बैठे हैं और हमको उसकी लत लग गई है और हमने गलत तरीके से समझ लिया कि हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ा रहा है। अगर है तो ऐसी व्याख्याएं कौन सी हैं? इस तरह की बात को सीखने और समझने की जहां हम कोशिश करेंगे उसको हम नीति शास्त्र कहते हैं। आज इस सेशन को हम लोग यही रोक रहे हैं। इसकी जो अगली कक्षाएं होंगी उनमें सिलेबस में जाएंगे और एथिक्स के बारे में जो ज़्यादा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।